मैं स्क्रल हूँ, तुम स्क्रल हो, तुम्हारे आजू बाजू जितने लोग रह रहे हैं वो सभी स्क्रल है, तुम्हारे मम्मी पापा स्क्रल है, मेरे मम्मी पापा स्क्रल है, मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग स्क्रल बन चुका है। यार क्या दिखा इन लोगों ने इस एपिसोड के अंदर, कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसको देखो वो स्क्रल बन के निकल रहा है। निक फ्यूरी की वाइफ, स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर होने वाले, भर के स्पॉइलर होने वाले। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीक्रेट इन्वेजन के सेकंड एपिसोड के बारे में, और आज हम लोग इसके अंदर छिपी हुई सभी हिडन डिटेल्स को ढूंढेंगे और एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि वो एमसीयू के अंदर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर बैकग्राउंड म्यूजिक में कुछ मफलिंग साउंड सुनाई दे रहा हो तो माफ कर देना, यहाँ पे हैवी बारिश हो रही है तो उसके कारण वो थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो आप इधर कॉन्सेंट्रेट करना, इधर। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमको निक फ्यूरी और स्क्रल की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे निक फ्यूरी सभी स्क्रल को ये वादा करते हैं कि मैं आपको रहने के लिए एक अच्छा शेल्टर या फिर एक सूटेबल प्लेनेट आपको ढूंढ के दूंगा, तब तक आपको यहाँ पे अर्थ पे रहना होगा और मेरी बात या फिर मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। मतलब कि मेरे इशारे पे आप लोग ह्यूमन का शिफ्ट करके सभी जगह पे जासूसी करके या फिर सभी ह्यूमंस के बीच में एकदम घुल मिल के रहोगे जब तक मैं आपको एक सूटेबल घर फाइंड आउट करके ना दूं। ये बात उन्होंने 1997 के अंदर की थी, और पास्ट स्टोरी के अंदर हमको ये भी बताएगा कि 1995 के अंदर कैप्टन अमेरिका का जब भी इवेंट हुआ था तभी सभी स्क्रल ने निक फ्यूरी से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमको रहने के लिए एक टेम्पररी शेल्टर ढूंढ के दो, क्योंकि हमारी स्क्रल की पूरी कम्युनिटी लगभग से डिस्ट्रॉय या फिर इरेज होने वाली है, क्योंकि सभी के सभी क्री लोग स्क्रल को एकदम ढूंढ के मार रहे थे। हमको स्टार्टिंग के बैक स्टोरी वाले पार्ट में हमको दिखाया जाता है कि ग्रेविक निक फ्यूरी को 1997 से जानता था और उसकी स्टोरी बहुत ही एंथेलिक थी। मतलब कि क्री लोगों ने उसके मम्मी पापा को मार दिया था और उनकी नजरों से बच के वहां से छुप के ग्रेविक किसी तरह से बच के स्क्रल की कम्युनिटी के वहां पे आके पहुंचा था। तो ये जैसे ही बैक स्टोरी वाला पोर्शन एंड करता है, हम अपने अभी इस रिज्यूम टाइम वाले एरा में एंटर कर जाते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी आई एम अमेरिकन चिल्लाता रहता है, और वहां पे एक इंसान उसको एक गाड़ी में धक्के मार के उसको डाल के वहां से कहीं दूर ले जाता है। बाद में हमको ये पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि टेलोस था, और टेलोस और निक फ्यूरी दोनों एक ट्रेन में सवार होके वॉर्सो जा रहे होते हैं मॉस्को से। वहां पे उन दोनों के बीच में ट्रेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है जो कि एमसीयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहां पे टेलोस निक फ्यूरी को ये बताता है कि जब निक फ्यूरी उसके कांटेक्ट में नहीं था या फिर अर्थ पे नहीं था, तब टेलोस ने सभी के सभी रिमेनिंग स्क्रल जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैले पड़े हुए थे उनको कांटेक्ट करके अर्थ पे बुला दिया था। तब निक फ्यूरी के साथ साथ हम भी चौंक जाते हैं कि इतने सारे लाखों दर्जनों की तादाद में स्क्रल अर्थ में रह रहे, और वो बात ह्यूमंस या फिर निक फ्यूरी या फिर एवेंजर्स तक को भी नहीं पता। ये बात का डिस्क्लोजर एमसीयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम अगले ही पोर्शन में देखने मिलते हैं, जब हमको ये पता चलता है कि नाटो का चीफ, यूके की प्राइम मिनिस्टर और भी कई सारे डिफरेंट कंट्रीज के बहुत ही बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स कोई और नहीं बल्कि स्क्रल है। और टेलोस और निक फ्यूरी के बीच में एक इतनी हीटेड कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है, और जब निक फ्यूरी को यह पता चलता है कि लाखों दर्जन स्क्रल ऑलरेडी अर्थ पे रह रहे हैं, तब उसका दिमाग इतना सटकता है कि वो टेलोस को मुंह पे बोल देता है कि कोई भी एलियन स्पीशीज ह्यूमन के साथ कभी भी ब्लेंड होके नहीं रह पाएगी, या फिर ह्यूमन उनको अपने हार्ट में जगह कभी नहीं दे पाएंगे। और दोनों के बीच में इतना तीखा झगड़ा होता है कि टेलोस वहां से चला जाता है निक फ्यूरी को छोड़ के। न्यूज के पर्सपेक्टिव से तो ये दिखाया जाता है कि रशिया वर्सेस अमेरिका की एक फाइट छिड़ने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। लेकिन दूसरी साइड पे ग्रेविक इन सभी रिप्रेजेंटेटिव से जब भी राउंड टेबल मीटिंग करने जाता है, तभी मेरे मन में शक होना स्टार्ट हो जाता है कि इस दाल में कुछ तो काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, क्योंकि ये सभी रिप्रेजेंटेटिव ग्रेविक से मिलने क्यों जा रहे हैं, इस बात का पता नहीं चल रहा था। लेकिन बाद में जैसे ही डिस्क्लोजर ये सामने निकल के आता है कि ये सभी बहुत ही बड़े रिप्रेजेंटेटिव कोई और नहीं बल्कि स्क्रल है, ये एमसीयू के लिए एक बहुत ही बड़ी डिटेल हो सकती है। दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि निक फ्यूरी लंदन में प्रेजेंट थे, वहाँ पे मारिया हिल की मॉम से वो मुलाकात करते हैं, और मारिया हिल की मॉम कड़े शब्दों में निक फ्यूरी को ये बोल देती है कि मारिया हिल की मौत ऐसे ही जाया मत करना। जिस भी कारण से मारिया हिल की मौत हुई है, या फिर जो भी लोग मारिया हिल की मौत के अंदर इन्वॉल्व है, उन लोगों को तुम कड़ी से कड़ी सजा देना। और दूसरी साइड हम देखते हैं अपना कर्नल रोड्स,
मतलब अपना रोडी, वो सभी के सभी जो यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव से वो डायरेक्टली बात कर रहा था और वो अपने यूनाइटेड स्टेट की कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। और उसने निक फ्यूरी का बचाव करते हुए एक बहुत ही मुंह की बात सुना के वहां से जैसे निकलता है, हमको ये पता चलता है कि निक फ्यूरी और रोड्स के बीच में 1-on-1 वाली कन्वर्सेशन का टाइम अभी आ चुका था। और जैसे ही उन दोनों के बीच में 1-on-1 कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, हमको पता चलता है कि सिचुएशन कितनी टफ है निक फ्यूरी के लिए और सिचुएशन कितनी अगेंस्ट खड़ी होके जा चुकी है निक फ्यूरी के लिए, जब एवेंजर्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर रोडी भी निक फ्यूरी को मदद करने से मना कर देता है, ये बहाना देके कि मारिया हिल की मौत का कारण निक फ्यूरी है और वो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो प्रेसिडेंट की बात उसके मुंह से वो सुना रहा है कि निक फ्यूरी को वो अपने पद से निष्कासित करता है, मतलब निकाल देता है। तब निक फ्यूरी को गुस्सा आता है और वो पीछे खड़े बॉडीगार्ड को अपने रियल तेवर दिखाता है कि वो निक फ्यूरी क्यों है। उसने बॉडीगार्ड का हाथ ऐसा पलटा और ऐसा मोड़ा और उसके गिरेबान से बंदूक निकाल के टेबल पे रख के ताल ठोक के बता दिया कि निक फ्यूरी को किसी भी टीम की जरूरत नहीं है, निक फ्यूरी अकेला सब पे भारी है। जब रोड्स ने ये प्रपोजल रखा था कि वो एवेंजर्स को बुला ले इस थ्रेट के लिए, तब निक फ्यूरी ने साफ साफ मना कर दिया था कि एवेंजर्स को मत बुलाना, क्योंकि स्क्रल एवेंजर्स का रूप लेके सभी के बीच में जाके एवेंजर्स की बुरी इमेज खड़ा करेंगे और तनाव वाली सिचुएशन को और बढ़ा देंगे। तो ये सभी कन्वर्सेशन इतनी हीटअप हो जाती है कि निक फ्यूरी गुस्से में वहां से निकल जाते हैं ये बोल के कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। दूसरी साइड अगर हम देखें तो मार्वल ने अपनी PG-13 की सभी लिमिट को क्रॉस कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक एनिमल स्लॉटरिंग हाउस या फिर एक एनिमल मीट बेचती हुई शॉप को बताया, जहां पे सोनिया फॉल्सवर्थ, जो कि हमको एपिसोड 1 के अंदर दिखाई गई थी, जो कि यूएस प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थी, वहां पे वो कोल्ड स्टोरेज में पहुंचती है, जहां पे हमको ये देखने मिलता है एपिसोड की स्टार्टिंग में निक फ्यूरी के साथ एक बंदा जो कि आई एम अमेरिकन चिल्ला रहा था, उसको पकड़ के सभी लोग टॉर्चर करके उससे सभी की सभी डिटेल उगवाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस प्रोसीजर में वो सभी लोग नाकामयाब हो चुके थे। तो जैसे सोनिया फॉल्सवर्थ आती है, उनको सरकास्टिक वे में वहां से ताना मार के निकाल देती है सबसे पहले और अपने असली तेवर दिखाना शुरू करती है। सबसे पहले तो उसने PG-13 की सभी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए उस इंसान की या फिर बोलूं मैं उस स्क्रल की उंगली काट दी। लिटरली हमको ऐसे उंगली पकड़ के दिखाई थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मार्वल ने PG-13 के नाम पे हमको इतना अच्छा तगड़ा माल दिखा। उसके बाद उसने एक ऐसा बायोकेमिकल इंजेक्शन उस स्क्रल के ग्लूटियल रीजन में ऐसा इंजेक्ट किया कि उसका बॉडी टेम्परेचर लगभग से 161 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया और उसको मजबूरन सच बोलना पड़ा कि ग्रेविक एक ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जिससे वो पूरी की पूरी स्क्रल कम्युनिटी के अंदर ऐसे जीन एक्सपोज करवाना चाहता था जिससे सभी के सभी स्क्रल सुपर स्क्रल बन जाए। और उसी बात का एविडेंस देते हुए हम दूसरी साइड देखते हैं कि एमिलिया क्लार्क ग्रेविक की लेबोरेटरी में चुपके से पहुंच जाती है और वहां देख के उसको ये पता चलता है कि वो जीन मॉडिफाई कर रहे थे या फिर वो मॉडिफाइड जीन वो डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और उसी का मुआवजा लेते हुए एमिलिया क्लार्क एक कंप्यूटर के अंदर उसी साइंटिस्ट का डेटा सर्च करती है और उसको देख के हमको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है जो कि एमसीयू के पास्ट प्रोजेक्ट से एकदम इंटीग्रेटेडली लिंक होती है। हमको ये देखने को मिलता है कि स्क्रल कल ऑब्सिडियन जो कि थेनोस का बेटा था और उसका हाथ आपको अगर याद हो तो इन्फिनिटी वॉर के अंदर वोंग ने पोर्टल बंद करने के कारण उसका हाथ कट के गिर गया था और उसकी फाइट आयरन मैन और स्पाइडरमैन से चल रही थी। तो उसी कल ऑब्सिडियन का हाथ ही लोग मॉडिफाइड करके इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। दूसरा था फ्रॉस्ट बीस्ट का डीएनए जो कि नेटिव रखता था योटेनहाइम से, मतलब अपने लोकी की ओरिजिन प्लेस से वो बिलोंग करता था और उसका जीन मॉडिफाई करके स्क्रल लोग अपने डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। और नंबर 1 पे था ग्रूट का स्पेसिमेन, ये लोग ग्रूट का जीन भी मॉडिफाइड करके अपने डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। तो मार्वल ने एकदम स्मार्ट वे से अपने पास्ट प्रोजेक्ट को लिंक करते हुए सीक्रेट इन्वेजन के अंदर डाला है और इसी का फॉलोअप लेते हुए ग्रेविक जब वहां पे एंटर कर देता है, एमिलिया क्लार्क तुरंत से वो सभी फाइल को हटा देती है और वहां पे न्यूली रिक्रूट हुए बंदे की फाइल खुल के बैठ जाती है और ग्रेविक और दोनों के बीच में डिस्कशन ये चलता है कि हम लोगों को एक अपने बंदे को बचाना चाहना है जो कि दुश्मन लोगों की पकड़ में, मतलब वो इनडायरेक्टली रिफर कर रहा था ब्रूनो या फिर बैंग्रो नाम के बंदे को जो कि सोनिया फॉल्सवर्थ की पकड़ में था, उसको चेन से बांध के पकड़ लिया था। तो वो लोग उसी को छुड़ाने के लिए एकदम हाईटेक बंदूक हथियार लेके वो एनिमल स्लॉटरिंग हाउस में पहुंच जाते हैं। सोनिया फॉल्सवर्थ तो वो फ्रोजन रूम को लॉक करके अंदर उस बंदे से पूछताछ कर
कर रही होती, उस फ्रोजन रूम के बाहर वो जो सभी पहले उससे पूछताछ कर रहे थे वो सभी बंदे खड़े होते, वहीं पे आके ग्रेविक उन सभी को एकदम खटाखट से मारने लगता है। एकदम ऐसे खूना खच्चर वाली हमको फाइट सीन दिखा गई है। मार्वल ने एक बार फिर से PG-13 की बाउंड्रीज को क्रॉस करके सभी इंसानों को एकदम बैडली तरीके से मारते हुए फिर से दिखा। और जैसे ही ग्रेविक और उसके साथी कोल्ड स्टोरेज को खोलते तब हमको क्या पता चलता है कि सोनिया फॉल्सवर्थ तो उस बेसमेंट की इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल के एस्केप कर चुकी है। और वहीं पे हमको ये पता चलता है कि ग्रेविक को भनक लग चुकी थी कि उसके दोस्त ब्रूनो ने मुंह खोल दिया था। तो उसी बात से बचते हुए ग्रेविक ने उसके कम्युनिटी के मेंबर ब्रूनो की हत्या कर दी। तो ये सिचुएशन जैसी एंड अप होती है, हम देखते हैं कि निक फ्यूरी एक गोडाउन में से अपनी एक ओल्ड रेंज रोवर को निकाल के रोड ट्रैवलिंग करके एक घर पे पहुंचते और हमको वहां पे ये देखने मिलता है कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक जो स्क्रल महिला देखने मिली थी जिसने ग्रेविक का इंट्रोडक्शन निक फ्यूरी से करवाया होता है, वो वहीं पे कुछ सब्जियां काट रही होती है और निक फ्यूरी चुपके से घर में एंटर कर जाते हैं। पहले तो मुझे ये लगा कि वो उससे पूछताछ करने आए होंगे या फिर चुपके से उससे मुलाकात करने आए होते, लेकिन सीरीज का ये एपिसोड जिस क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है, भाई साहब मैं विश्वास नहीं कर रहा था निक फ्यूरी की लाइफ पार्टनर एक स्क्रल है। मतलब हमको यही नहीं पता था कि निक फ्यूरी जिससे प्यार करता है वो एक स्क्रल बंदी है। और निक फ्यूरी एक टाइम पे टेलोस से ये बोल रहा था कि ह्यूमन कभी भी स्क्रल को अपने दिल में जगह नहीं दे पाएंगे। निक फ्यूरी तो खुद एक स्क्रल को अपने दिल में जगह दे चुका था। तो निक फ्यूरी कौन से टाइप की गेम खेल रहा है वो ही पता नहीं चल रहा। ये स्टोरी इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है, हमको यही नहीं पता कि निक फ्यूरी इंसान है या फिर एक स्क्रल है। ग्रेविक निक फ्यूरी का बेटा नहीं, वो तो नहीं होगा, लेकिन क्या क्या आने वाले एपिसोड के अंदर होगा वो बताना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है और मैं इसके अगले एपिसोड के लिए अब बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना जिससे एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन जब भी अपलोड हो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और कमेंट सेक्शन में भी ये बताना मत भूलना कि आपको ये सीरीज अब तक कैसी लग रही है। और अगले ऐसे ब्रेकडाउन के वीडियो लेके मैं आपके सामने जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।